अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और कोशिश हमारी ये होती है कि जी हर न्यूज़ जो भी पाकिस्तान में जो न्यूज़ है, बल्कि दुनिया में जो न्यूज़ है, वो आपके सामने लाई जाए और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो देखने सुनने वाले हैं, वो उस न्यूज़ के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, तो पूरी कोशिश होती है मेरी कि मैं उस न्यूज़ को कवर कर पाऊँ। कभी-कभी ज़ाहिर है कि मिस भी कर जाती हूँ और इसी तरीके से इमरान खान की न्यूज़ थी, तो मैंने जी इमरान खान की न्यूज़ की अपडेट्स जो है वो भी मैं आपके सामने लाती रहूँगी। जैसे कहने वाले ये भी कहते हैं कि इमरान खान को जो हॉस्पिटल लाया गया और ले जाया गया, ये शायद इस वक़्त की हुकूमत, चाहे वो शहबाज़ शरीफ साहब हों या चाहे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, उनके लिए एक मैसेज है कि अगर आपने उनके हिसाब से यानी कि अगर आपने रावलपिंडी के हिसाब से काम ना किया, तो इमरान खान को दोबारा भी लाया जा सकता है। वैसे भी इमरान खान का रोल भी वैसे ही था जैसा कि इस वक़्त की गवर्नमेंट का है कि जो कुछ कहा गया, जिस तरीके से बताया गया, वही वो आगे बात करते थे, कोई अपना दिमाग तो इस्तेमाल करते नहीं थे। तो इसलिए ये बात जो है इस वक़्त की गवर्नमेंट को जो है शायद ये बताने के लिए कि आपका कभी भी जो है वो बोरिया बिस्तरा पैक हो सकता है। इस किस्म की शायद उनको एक इशारा देने के लिए भी या हिंट देने के लिए भी शायद इमरान खान को एक बार चलते-फिरते और आते-जाते दिखाया गया क्योंकि कई लोग हर तरह की न्यूज़ जो है वो बता रहे थे जो कि गलत साबित हुई और इमरान खान साहब जो हैं वो ठीक है, उनकी आँख में भी प्रॉब्लम है, हेल्थ का इश्यू है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं जिनके लिए कहा जा रहा था कि शायद अब वो ज़िंदा नहीं है, तो उस खबर को बहरहाल वो खबर रिजेक्ट हो गई और अगर इनका ट्रीटमेंट वगैरह होगा तो इमरान खान और मज़ीद बेहतर हो जाएँगे और हमारी दुआ है कि इमरान खान साहब की सेहत जो है बेहतर हो जाए। बहरहाल बात हम करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान ने जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान ने जो है वो एक बार फिर फेडरल गवर्नमेंट ने जो है या फेडरल कैबिनेट ने जो है वो एक बार फिर जो है पाकिस्तान में डिफेंस फोर्सेस एक्ट में तरमीम की है यानी कि अमेंडमेंट की है और ये 2026 की ये बात है कि ये अमेंडमेंट जो की गई है डिफेंस फोर्सेस की उसके बारे में मैंने कई लोगों से बात की, कई लोगों को मैंने शो में आने के लिए कहा, रिक्वेस्ट की कि आप शो में जॉइन कर लीजिए लेकिन अक्सर लोग जो थे वो थोड़ा घबरा गए और उन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसमें ज़ाहिर है कि जिस तरह की बातें की जाएँगी और जो बताया जाएगा या बताना चाहिए वो कहने से वो थोड़ा-सा पीछे की तरफ हट रहे थे और उनका ख़्याल था कि नहीं वो शो में नहीं आ पाएँगे। लेकिन मुझे क्योंकि ये टॉपिक कवर करना था तो फिर मैंने इंडिया में देखना शुरू किया कि इंडिया में जो हमारे दोस्त यूट्यूब किया करते हैं और मीडिया में और टीवी चैनल्स पे आते हैं, उन्होंने क्या बात की है। तो उनमें से 2 लोग, एक मेजर गौरव आर्या और दूसरे कर्नल दानवीर, दोनों ने वीडियोज़ की हैं और मेरा ख़्याल है अगर हम उनकी वीडियोज़ को देखें, आप लोग उनके चैनल पे जाकर उनकी वीडियोज़ को कंप्लीट वीडियो जो है वो भी देख सकते हैं। मैंने छोटे क्लिप जो हैं वो लिए हैं ताकि आपको बात समझाई जा सके कि असल में हुआ क्या? क्योंकि दोनों का ताल्लुक जो है वो डिफेंस से रहा है और अभी भी है तो शायद इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझा पा रहे हैं। बहरहाल वो क्लिप देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। इंडिया के अंदर हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडिया और इससे बुरी तरह मिर्च लग गई है और बिल्कुल लोकल भाषा में बोलें तो बुरी तरह सुलग चुकी है इस समय। लेकिन इसी सुलगन में ये खबर आती है कि सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री कमांड खड़ी हो गई है वहाँ पर और जिसकी तैयारी काफ़ी समय से चल रही थी। 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान का बहुत ही बदनाम अमेंडमेंट है जिसके ऊपर लेके बहुत चर्चा हुई है वेर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान उनके बीच में बजट शेयरिंग एंड पावर शेयरिंग की रिलेशन में वो अमेंडमेंट है और वहीं से ये चीज़ निकल के आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। आई एम नॉट अ पाकिस्तानी एक्सपर्ट ऑन लीगल मैटर्स। तो ये चीज़ है और इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि एक ऑफिस और मल्टीपल पावर्स। अब इस आदमी का ऑफिस एक है लेकिन पावर अनेक है। कैसे पावर अनेक है? इसके पास डायरेक्ट आर्मी कमांड तो थी ही थी क्योंकि आर्मी चीफ रहा है। अब उसके पास ऑपरेशनल कमांड नेवी और एयरफोर्स की भी हो जाती है। अब नेवी और एयरफोर्स की भी कमांड डायरेक्टली आसिम मुनीर यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, इनका अब ओहदा हो गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। तो ये तीन डिफरेंट हेड्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल हेड जो है वो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का। तो जैसा मैंने कहा कि अब इनकी जो कमांड है वो नेवी और एयरफोर्स के ऊपर भी मजबूत हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी तरीके से पता यही लग रहा है कि पाकिस्तान में जो आर्मी है उसको मुसलसल मजबूत से मजबूत किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कमजोर से कमजोर होती चली जा रही है। बार बार यही कहा जा रहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब का भी बिस्तर पैक हो गया है या बैक पैक हो गया है। और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि अब उनको लगता है कि शायद अगला प्राइम मिनिस्टर उन्हें बना दिया जाए। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। ऐसे में जो है वो सबकी नजरें जो है वो जाती हैं पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ। और जाहिर है इससे पहले भी पाकिस्तान में तकरीबन 35 इयर्स जो है वो मिलिट्री का ही रूल रहा है। और ये तो खैर वो रूल था जो कि खुल्लम खुल्ला था, वरना कहा यह जाता है कि इस वक्त भी एक तरह की डिक्टेटरशिप ही चल रही है। और अब ये जो नया कह लीजिए नया जो एक्ट का अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने, डिफेंस फोर्सेस एक्ट जो 2026 जो अप्रूव हुआ है फेडरल कैबिनेट से, उसके बाद तो जी अब कुछ कहने की गुंजाइश रह ही नहीं जाती है, क्योंकि तमाम का तमाम जो कंट्रोल है वो एक तरह से अब जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं उनके हाथ में जा चुका है। और अब हर तरह की अगर किसी को रखना होगा, निकालना होगा आर्मी में या कहीं भी किसी भी फोर्स के अंदर, तो उनसे ही परमिशन लेनी होगी। किसी का प्रमोशन होना है तो भी वही डिसाइड करेंगे, किसी को निकालना है तो भी वही डिसाइड करेंगे। यानी कि तमाम की तमाम पावर एक सिंगल आदमी के हाथ में दे दी गई है। कहाँ तक इससे फायदा होगा, कहाँ तक नुकसान होगा, वो एक अलग बात है। मेजर गौरव आर्या को भी सुनते हैं। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बनाया गया और अब पार्लियामेंट में, अब ये देखिए ना, आर्टिकल 243 है ये पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको अमेंड किया गया। आर्टिकल 243 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड किया गया। अब क्या हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को पास कर दिया गया। पास क्या किया है दोस्तों? एक फॉर्मलाइज्ड ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। ये फॉर्मलाइज्ड ऑपरेशनल स्ट्रक्चर क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि ही इज द बॉस ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। आप ये बात समझ लीजिए, ही इज द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, जो कि पहले से चलता आया है। पार्लियामेंट ने उसको कर दिया रेटिफाई। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के तीनों अंडर में रहेंगे सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें और हैं जिससे मैं आपको बताता हूं कि पूरा गेम क्या चल रहा है। ये सिंपल, हम पाकिस्तान पे कोई रिपोर्ट आपको नहीं बता रहे। आसिम मुनीर क्या बन गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है दुनिया के लिए, ये दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आसिम मुनीर का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ये दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं आपको दोनों बातें समझाता हूं। एनीवे, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो पाकिस्तान के हैं वो आसिम मुनीर को रिपोर्ट करेंगे। ये पहले से चलता चला आया है, कोई नई खबर मैं आपको नहीं दे रहा। नवंबर 2025 से दीज थिंग्स वर पुट इन मोशन। ठीक है जी, यानी कि 9 महीने हो गए हैं। अब यहां पे दो तीन बातें हैं कि किसका प्रमोशन होगा वो आसिम मुनीर डिसाइड करेगा, किसको नौकरी पर रखना है, किसको निकालना है, किसकी ट्रांसफर है, किसका पोस्टिंग है, कौन कौन किस किस सेंसिटिव जगह में रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आसिम मुनीर डिसाइड करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि सब कुछ जो है वो अब आर्मी ऑफिस से या फिर फील्ड मार्शल साहब जो है वही डिसाइड करेंगे और हर तरह की पावर उनके हाथ में दे दी गई। वैसे तो खैर पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी पावर। लोग यही कह रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी नई चीज है जो अब कही जा रही है और जो पहले नहीं थी। लेकिन पहले इस तरह से अनाउंस नहीं किया गया था। पहले जो है वो ये जरूर है कि आर्मी जो है हर चीज को कंट्रोल कर रही थी, हर चीज के बारे में बात कर रही थी, हर चीज के बारे में डिसाइड वही कर रही थी, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जो मर्जी पाकिस्तान में हो रहा था। गवर्नमेंट को भी, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, हमेशा से पपेट गवर्नमेंट कहा गया। बल्कि यहीं तक नहीं, बल्कि जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर और अभी तक की जितनी भी हमने देखी गवर्नमेंट्स देखी, वो सबकी सब जो है वो एक तरह से पपेट गवर्नमेंट ही रही है। और हमेशा अमेरिका जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट को जो है वो ना सपोर्ट करके मिलिट्री गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा। और ये और बातें कि हम हमेशा, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, अमेरिका के आगे जो है ये लोग हाथ बांधे खड़े दिखाई दिए या उनको सल्यूट करते दिखाई दिए। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त भी
ये जो बिल लाया गया और उसके बाद इसको पास किया गया, और फौरन ही कुछ ही दिन में जो है ये एकदम से अप्लाई भी कर दिया गया इसको, यानी कि इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। उसके बाद जो है साथ ही साथ जो इमरान खान को दिखाया गया, मतलब हर चीज अगर आप उसको जोड़ना शुरू करें तो आपको लगेगा कि ये चल क्या रहा है। के साथ ही इमरान खान को अचानक से हॉस्पिटल लाया गया और हॉस्पिटल से ले जाया गया। क्या ये भी कोई मैसेज था? कई लोगों का ख्याल है कि हाँ, हो सकता है कि ये भी किसी किस्म का कोई मैसेज ही है जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिया, या फिर पाकिस्तान के उन लोगों को जो इस वक्त पार्लियामेंट में है उनको दिया जा रहा है। बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है उसमें भारत के लिए क्या सीख है या भारत क्या सीख सकता है, ये भी हमें कर्नल दानवीर बताएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं। अब मैं आपको बात करता हूं कि भारत के लिए क्या सीख है। जैसा मैंने शुरू में बोला कि भारत बहुत समय से ये प्रयास कर रहा है कि हमारे यहाँ पे थिएटराइजेशन हो जाए। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान का एक ही दुश्मन है, वो है भारत। पूरी फौजें जो हैं उसके ईस्टर्न बॉर्डर पर, यानी कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर है, सियाचिन ग्लेशियर से लेके और सर क्रीक तक नीचे गुजरात में। पूरी नेवी का फोकस भारत की तरफ है, एयरफोर्स का फोकस भारत की तरफ है। तो ये सारा फोकस यहां पर है। उनको क्या चाहिए? उनके लिए सिर्फ एक ही थिएटर कमांड बनती है, दैट इज पाकिस्तान थिएटर कमांड। एक ही कमांड है। तो बेसिकली ये जो पूरा जो खेल जो हुआ है, ये डिफेंस फोर्सेस एक्ट जो पास हुआ है, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, ये एक थिएटर कमांड बन गई है। पूरे पाकिस्तान एक थिएटर कमांड की तरह से देखा जाना चाहिए, जिसका फोकस इंडिया है। अब इंडिया के लिए क्या चैलेंज है? इंडिया के लिए एक थिएटर कमांड चाहिए पाकिस्तान के लिए, एक थिएटर कमांड चाहिए चाइना के लिए, एक थिएटर कमांड चाहिए इंडियन ओशन रीजन के लिए। तो हमारे चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। हम एक बहुत बड़ा मुल्क हैं, इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। पाकिस्तान का एक ही कंटेंडर है, एक ही चैलेंजर है, वो है इंडिया। उसी के साथ दुश्मनी है उसकी, वहीं पे सारा खेल है। तो उन्होंने ये एक बेसिकली एक अपने मुल्क के लिए थिएटर कमांड बना ली है। हमारे लिए क्या सबक यहाँ पर हुआ कि यार तुम इतने सालों से लगे हुए हो, तुमसे एयर चीफ कंट्रोल नहीं हुआ। वो हमेशा ये कहता रहा कि अरे नहीं नहीं यार, थिएटर कमांड नहीं चाहिए हमें कोई, हम बिल्कुल अलग हैं। तो एयर चीफ आपने काबू नहीं कर पाए आप अभी तक, और उन्होंने सबको काबू करके और एक आदमी बिठा दिया कि आप हुक्म मानेंगे और ये ऐसे होगा। अल्टीमेटली थिएटर कमांड ही एक ऑप्शन है भारत के लिए भी, और बाकी सब कंट्री में, चाइना हो गया, रशिया हो गया, आपका अमेरिका हो गया, इन सारे कंट्रीज में थिएटराइजेशन है। हमारे कंट्री में भी होना चाहिए, लेकिन हमारे कंट्री में सर्विसेज की ईगोस ज़्यादा हाई हैं। हमारे अंदर ये बहुत ज़्यादा टेंशन है कि यार अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारी अथॉरिटी कम हो जाएगी। तो ये सारी कहानी है। पॉलिटिशियंस को इतनी नॉलेज है नहीं, और अगर है जी, तो ये थे कर्नल दानवीर, और वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत के लिए क्या सीख है। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में तो खैर यही बात की जा रही है कि जो मिलिट्री है उसको हमेशा से, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अमेरिकन जो है वो सपोर्ट करते रहे हैं, और इस वक्त भी यही बात की जा रही है कि आखिर ये जो बार बार एक तरह से कह लीजिए कि प्रमोशन होता चला जा रहा है फील्ड मार्शल साहब का, उनके हाथ में तमाम कंट्रोल दिया जा रहा है, तो क्या फिर एक बार अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को किसी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, जाहिर अफगानिस्तान के लिए। और अगर अफगानिस्तान नहीं, जाहिर अफगानिस्तान के साथ साथ ईरान के लिए भी, इसलिए कि ईरान जो है वो इनके काबू नहीं आया है, यानी अमेरिकन के काबू नहीं आया है। और दूसरी तरफ जो एक कह लीजिए एक जो ग्रुप बनता चला जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि जी डिफेंस पैक्ट हो रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ हो रहा है, कभी कहा जाता है कि जी उसमें टर्की भी आ गया है, और आज की जो न्यूज है वो ये है कि जी उसके अंदर, यानी उसी डिफेंस पैक्ट के अंदर जो है वो एक तरह से बांग्लादेश भी हो सकता है कि शामिल हो जाए। बांग्लादेश की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कुछ इशारे मिले हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो सऊदिया में जो सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, जिसमें टर्की और पाकिस्तान और
सऊदीया शामिल है, उसमें हो सकता है कि बांग्लादेश भी आ जाए, और अगर ऐसे ही हुआ तो फिर और दूसरी कई कंट्रीज को भी साथ शामिल किया जा रहा है। और ये अलायंस जो बन रही है, ये डिफेंस पैक्ट जो होता चला जा रहा है, इसमें जो कंट्रीज शामिल होती जा रही है, जाहिर है कि किसी के पास पैसा है तो किसी के पास पावर है तो किसी के पास टेक्नोलॉजी है, इस तरह से करके ये जो ग्रुप बन रहा है, जिसमें के लग यही रहा है कि अमेरिका का आशीर्वाद हासिल है और अमेरिका की मर्जी से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या ये ईरान के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं? और अगर ये ईरान के खिलाफ इन तमाम कंट्रीज को खड़ा कर रहे हैं, तो क्या ईरान के खिलाफ ये लोग इस किस्म का झगड़ा मोल ले सकते हैं? रिसेंट क्लैशेस में जिस तरह से ईरान ने जो है ना सिर्फ ये कि इसराइल को बल्कि अमेरिका के साथ भी जो हाल किया है, और अमेरिका के साथ जो कई गल्फ कंट्रीज जो कि जिसमें यूएई भी शामिल है और कई दूसरी कंट्रीज जिन पर अटैक किया गया, तो क्या अब ये लोग ये समझते हैं कि इनको जाकर और ये ईरान के खिलाफ लड़ पाएंगे ये तमाम कंट्रीज मिलकर? इसलिए कि अमेरिका को एक बात तो समझ में आ गई है, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका को ये लगता है कि इसराइल जो है वो अकेला, इसराइल और अमेरिका मिलकर जो है वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अगर ईरान का कुछ बिगाड़ भी लिया तो हरा भरा नहीं सकेंगे। ये बात जो है अमेरिका को समझ आ चुकी है। अमेरिका को पहले से ही शायद पता लग गया था कि इसराइल कुछ खास नहीं कर पा रहा है, इसीलिए अमेरिका भी इस लड़ाई का हिस्सा बना और अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर अटैक किया। लेकिन उसके बाद जो मुंह की खाई है, या कह लीजिए जो पिटाई लगाई है ईरान ने, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जाहिर है हर एक को यही लग रहा था कि सालों साल से सैंक्शंस चल रही हैं, अमेरिका के दबाव में है, करेंसी इनकी बहुत खराब है, महंगाई है, कोई इनके साथ बिजनेस नहीं कर रहा, इनको तो कुछ भी करके किसी भी तरीके से जो है वो डरा लिया जाएगा, धमका लिया जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और जाहिर है कि ईरान इनके लिए बहुत ही एक मुश्किल टास्क जो है वो साबित हुआ। अब अमेरिका का ख्याल होगा कि चलो जरा सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और इटली और कई दूसरी कंट्रीज जो हैं उनको बीच में लाया जाए, और अब अमेरिका खुद भी इस जंग से निकलना चाह रहा है और इसराइल को भी निकालना चाह रहा है, इसलिए कि इसराइल के बगैर तो अमेरिका का गुजारा है नहीं, चाहे इलेक्शंस हो या कुछ भी हो। उसमें इसराइल के जो सिटीजन्स रहते हैं अमेरिका में, उनकी वजह से ही अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट मिलती है। शायद इसी वजह से अब अमेरिका ना सिर्फ ये कि खुद इस लड़ाई से निकलना चाह रहा है, बल्कि इसराइल को भी निकालना चाह रहा है। और अब इसीलिए शायद ये डिफेंस पैक्ट के नाम पर ये जो एक एग्रीमेंट होता चला जा रहा है, उसमें और कंट्रीज मिल रही हैं, और उसके बाद कहा यही जा रहा है बार बार कि नहीं नहीं नहीं, ये ईरान के खिलाफ नहीं है। अगर ये ईरान के खिलाफ नहीं है तो फिर ये किस लिए बनाया जा रहा है? बांग्लादेश का तो वैसे कोई इसमें कहते लोग कहते हैं कोई लेना देना है नहीं, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश को भी शामिल किए जाने की खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बांग्लादेश भी इस डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बन जाए। अब ये तमाम लोगों को साथ मिलाकर एक जो इस्लामिक ग्रुप साथ जो बनाया जा रहा है, क्या ये मिलकर ईरान पे अटैक करेंगे या ईरान को रोकने की कोशिश करेंगे? ईरान का मिजाज देखकर लगता तो नहीं है कि ईरान इनकी बातों में आएगा या ईरान इनसे डरेगा। तो इसलिए इन्हीं को डरना चाहिए और इन्हीं को सोचना चाहिए कि लड़ाई को मजीद ना बढ़ाएं, वरना अपने घर तक भी आंच आ सकती है या आग आ सकती है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।